प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं विक्रमादित्य की एक धारावाहिक कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, जो हर रोज थोड़ी थोड़ी रहेगी, पर आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता हम सभी में बनी रहेगी। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य के शासन में प्रजा सुख की नींद सोती थी, क्योंकि महाराज स्वयं रात को अपना भेष बदलकर दुखियारों का दुख निवारण करने हेतु नगर भ्रमण करते रहते थे। उनके गुप्तचर भी कई ऐसे छोड़े हुए थे। उन्हीं की बदौलत उनके राज्य के अंदर कोई भी दुखी नहीं था। प्रजा सुख चैन की बंसी बजाती थी। एक रात महाराज स्वयं अपना वेश परिवर्तित कर नगर भ्रमण कर रहे थे। अलग अलग वीथिकाओं से जाकर, गलियों से जाकर वे कानूसा लेते थे, कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं कोई रात को भूखा प्यासा सो तो नहीं गया है, घर के अंदर कोई सुबक सुबक कर रो तो नहीं रहा है। अचानक एक प्रहरी का ध्यान राजा विक्रमादित्य की तरफ गया। उसने कड़क स्वर में कहा कि भाई, क्या तुम परदेसी हो? इतनी रात गए तुम अकेले भ्रमण कर रहे हो, क्या बात है, कौन हो? महाराज ने कहा कि मुझे नगर के बाहर प्रवेश द्वार से निकलकर जो उद्यान है वहां जाना है। प्रहरी ने टोकते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं, सूर्योदय से पूर्व नगर के द्वार खुलेंगे नहीं, क्या तुम नहीं जानते हो? महाराज ने अपना दाया हाथ उस प्रहरी के सामने इस तरह से बता दिया। राजा के हाथ में अंगूठी देखकर, राजमुद्रिका देखकर प्रहरी सान गया, डर गया। उसने अभिवादन करते हुए महाराज से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महाराज विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने कर्तव्य को निभाते जाओ। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता। फटाक से उस प्रहरी ने द्वार खोल दिए। महाराज नगर के बाहर टहलते हुए आ गए। एक आम्र वृक्ष के नीचे थोड़ा सा विश्राम करने हेतु महाराज बैठे ही थे कि गिरवान वाणी में तोता और मैना संभाषण कर रहे थे। राजा को आश्चर्य हुआ, और राजा पशु पक्षियों की भाषाओं को भी समझने वाले थे, जानते थे। वे ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तोता अपनी मैना को कह रहा था कि नीड़ का दरवाजा खोल, घोंसले का दरवाजा खोल, मुझे भीतर आना है, आधी रात हो गई, तुम अकेली सो रही हो, मेरी तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। मैना ने कहा, तुम्हें मैं तभी अंदर आने दूंगी जब तुम बच्चों का संरक्षण करने में समर्थता महसूस करके मुझे विश्वास दिलाओ। तुम अपना दाना चुगा चुग लेते हो दिन भर और फर्राटे मारकर कहीं ना कहीं घूमते रहते हो। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उन्हें कोई भी बड़े पक्षी, सांप आराम से अपना निवाला बना सकते हैं। मैं सवेरे चुगा लेने के लिए चली जाती हूं बच्चों के लिए, तब भी तुम यहां पे नहीं रहते हो।
हमारी बच्चों की रक्षा कौन करेगा? तोता ने कहा, पुरुष प्रधान हमारा ये संसार है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? अरे बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को संभालना, उनको बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब काम महिलाओं का होता है, स्त्री का होता है। क्या तुम्हें इस बात से अनभिज्ञ हो? दोनों की बहस चल रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था उन दोनों की वार्तालाप सुनते हुए। मैना ने कहा, तुम्हें पता नहीं, रथ के दो पहियों की तरह पुरुष और स्त्री का जीवन होता है। एक भी पहिया यदि निकल गया, हट गया, जीवन का रथ चल नहीं पाएगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं, पुरुष और स्त्री। माना के पुरुष प्रधान धर्म है, संस्कृति है, पर स्त्री को नगण्य न समझा जाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी से ही पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। नारी को कमजोर मत समझो। दोनों की आपस में तू मैं भी हो रही थी और मैना अपने पति तोते को बहुत कुछ समझा भी रही थी। क्या तुम्हें पता नहीं है स्त्री का जीवन क्या होता है? अरे दमयंती वनवास में चली गई अपने पति के लिए, राजपाट छोड़ दिया। सीता माता, उनका क्या कसूर था? पर वो भी अपने पति के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई, हंसते हंसते। स्त्री के अस्तित्व को और व्यक्तित्व को तुम पुरुष लोग क्या जानोगे? अरे एक दिन भी स्त्री यदि अपने घर का काम नहीं करे ना, घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही कहा है, बच्चों की यदि तुम परवरिश कर सकते हो तो ही मैं अपने घोंसले का दरवाजा खोलूंगी, वरना तुम बाहर ही रहो। अरे पतंगा उस लो के ऊपर जलने के लिए लालायित हो जाता है। क्या प्रेम है उनका? स्त्री पुरुष का प्रेम भी ऐसा ही होता है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। मैना अपने तोते को समझाई जा रही थी और उसने कहा कि तुम्हें पता है, दक्षिण भारत के अंदर कंचनपुर नाम का एक नगर है। वो कहानी तुम सुन लोगे ना तो स्त्री के प्रति तुम्हारी इस तरह की भावना ही निकल जाएगी। तोते ने कहा, क्या है वो कहानी, जरा सुनाओ मुझे। मैना कहने लगी, कंचनपुर नगर के राजा जयसेन, उनकी इकलौती पुत्री लीलावती, अनिंद्य सौंदर्य, देवताओं के देवांगनाओं के रूप को भी तिरस्कृत कर दे, ऐसा उसका रूप, ऐसा उसका सौंदर्य। पर उसकी एक प्रतिज्ञा, उसने एक प्रण लेके रखा था कि कोई व्यक्ति पूरी रात भर में मुझे 4 बार बोलने के लिए उकसा दे, बोलने के लिए उद्यत कर दे, मैं अपना मौन व्रत तोड़ दूं, उसी को मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। ये उसकी शर्त, ये उसका नियम, ये उसका प्रण। महाराज ने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को समझाने की, यही सोच रहे थे कि इसका विवाह हो जाए तो मैं संन्यास जीवन अंगीकार कर लूं। पर महाराज की इच्छा पूरी नहीं हुई और राजा जयसेन दिवंगत हो गए। कंचनपुर नगर की बागडोर अब लीलावती के हाथों में आ गई। लीलावती की घोषणा चारों तरफ फैल चुकी थी। दूर दूर के राजा महाराजा, विचक्षण, बुद्धिमान, विद्वान, पंडित आते थे
और रानी की प्रतिज्ञा को सुनते थे और सोचते थे, लालायित होते थे कि यदि हम इसको जीत ले, इसको 4 बार बोलने के लिए उत्सुक कर दे, ये बोल उठे, तो इसके साथ हमारा विवाह हो जाएगा। हर एक चाहता था कि रानी लीलावती के साथ हमारी शादी हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। पर राजकुमारी लीलावती बोलना ही नहीं चाहेगी तो उसे कौन बुलवा सकता है। मैना अपने तोते को उद्देश्य कर बोल रही है, रानी यदि ठान लेना, स्त्री यदि ठान लेना तो कुछ भी कर सकती है। उत्सुकता बढ़ती गई। महाराज विक्रमादित्य भी ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लगा कहीं ये मेरे को उद्दिष्ट करके तो नहीं बोल रहे, क्या संयोग है। पहली बात तो तोता मैना एक पक्षी, साधारण पक्षी, पर यह भी इतनी विचक्षण प्रतिभा के धनी, उस पर ये गिरवान वाणी में बोल रहे हैं, मनुष्य वाणी में बोल रहे हैं और मुझे ही उद्दिष्ट करके बोल रहे, क्या कनेक्शन है। राजा के मन के अंदर भी उस लीलावती की सौंदर्य की बात सुनकर मन में इच्छा जागृत हो गई, काश मैं उसे देखना चाहूंगा, उसके साथ विवाह करना चाहूंगा, उसकी शर्त सुनना चाहूंगा। दोस्तों, किस तरह से अब महाराज विक्रमादित्य वहां पर पहुंचते हैं, लीलावती को कैसे बुलवाते हैं, ये तो आगे के भाग के अंदर, आगे के एपिसोड के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रेरणास्पद कथाएं, इन कहानियों के माध्यम से, एक ही कहानी है पर क्रमशः मैं धीरे धीरे अनेक विषयों को छूते हुए, हमारी भारतीय संस्कृति को बताते हुए, ये धारावाहिक कहानी हम चलाते रहेंगे और आप इसी तरह इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता हमारे पुराने पूर्वजों ने जो कुछ ग्रंथों के अंदर लिखा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, हमारा जो इतिहास है, आज हमारे भावी पीढ़ी भी उस इतिहास को समझे, उनकी विचक्षणता को समझे और हम इन कहानियों के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भी कुछ न कुछ निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से। प्रणाम।